नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए भूगोल से जो बचे हुए क्वेश्चन थे। दोस्तों, इससे पहले मैं भूगोल से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूं YouTube पर। और आज जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं, मैंने बताए थे टोटल 123 क्वेश्चन हमारे होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और इन प्रश्नों को हम व्याख्यात्मक ढंग से करेंगे। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने साथी जो हैं उनको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इनमें शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और पसंद आने पर इसको लाइक करें। तो देखिए, और कोई भी कमेंट्स बॉक्स में आप यदि सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हमें दें। तो इसमें देखिए, विश्व में पहला क्वेश्चन हमारा जो है यानी 61वां क्वेश्चन है। दूसरे वीडियो को पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, विश्व में टिन का उत्पादक देश कौन सा? टिन का, तो टिन जो है उसका उत्पादक जो देश है एक नंबर पर कौन सा है वो हमें देखना है। तो मलेशिया जो है वो एक नंबर पर, टिन मलेशिया। तो याद रखना है ऑप्शन होगा सी, यानी मलेशिया जो है वो टिन उत्पादन में एक नंबर पर है, यानी सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो कौन करता है? मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कि मैनचेस्टर जो है वो क्या है? मैनचेस्टर सूती वस्त्र का सबसे बड़ा कारखाना ये लंदन में है। तो जो भी इनसे संबंधित जो बड़े कारखाने हैं उनको मैनचेस्टर का एक प्रकार से उपनाम दे दिया गया। तो पूर्व का जो मैनचेस्टर है वो किसको कहा जाता है? ओसाका। ये जापान का एक शहर है ओसाका, तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी तरह से यदि हम देखें भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद गुजरात को है। इसी भारत में आता है कि दक्षिण का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर तमिलनाडु। पूर्व का जो मैनचेस्टर, ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? कानपुर है, कानपुर यूपी में। इसी तरह राजस्थान का पूछे तो भीलवाड़ा। और अब नया मैनचेस्टर जो है वो भिवाड़ी अलवर में हो गया। तो इस तरह से ये भीलवाड़ा है। तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो देखिए क्या है, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की जो छत है वो देखिए, मैंने कल भी एक चर्चा की थी कि सबसे ऊंचा पर्वत जो है, पठार जो है वो हमने कहा था कि तिब्बत का पठार। लेकिन संसार की छत आ जाए, यानी ये विस्तृत है। ये पामीर का जो पठार है ये बहुत ज़्यादा ऊपर से विस्तृत है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे संसार की ये छत हो। तो संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में किस शहर को इटरनल सिटी या होली सिटी यानी पवित्र नगरी कहा जाता है? देखिए इसमें देखिए, तो पवित्र सिटी किसको कहा जाता है? रोम। तो रोम इटली, तो इसको सबसे पवित्र सिटी कहा जाता है, यानी होली सिटी इसको कहा जाता है। किसको? रोम को। तो ये याद रखना है, रोम इटली की राजधानी है। दक्षिणी ध्रुव पर, अगला क्वेश्चन है 65वां, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? देखिए, दक्षिणी ध्रुव जो है उस पर पहुंचने वाला कौन था? तो आपका उत्तर होगा एमंडसन। याद रखना, एमंडसन पहले व्यक्ति थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। अब देखो, पहला एक नाम और दे रखा है रॉबर्ट पियरी। देखो, रॉबर्ट पियरी जो है ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो उत्तरी में आ जाए तो रॉबर्ट पियरी, और दक्षिणी ध्रुव पर पूछे तो आपका उत्तर होगा एमंडसन। तो इस तरह से आज हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? अब एमंडसन उत्तर होना चाहिए, यानी डी। इसके बाद है उत्तरी ध्रुव, आई गई उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, तो हमें क्या कर देना है? रॉबर्ट पियरी। तो रॉबर्ट पियरी पहले व्यक्ति थे जो कहाँ पहुंचे? उत्तरी ध्रुव, ये याद रखना। और दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। देखिए दोस्तों, प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप वो भाग है जिसके 3 ओर जल से घिरा हुआ। देखो, अगर चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है वो भाग तो कहलाएगा द्वीप, और बड़ा द्वीप है तो महाद्वीप। लेकिन यदि 3 ओर से जल से, जैसे भारत भी एक प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत के जो नीचे वाला हिस्सा इधर भी पानी है, अरब सागर, इधर बंगाली खाड़ी, यानी ये साइड और ये साइड, यानी 3 ओर पानी से घिरा हुआ है। तो भारत भी एक प्रायद्वीप है। तो इसने पूछा सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो हमारा उत्तर होगा अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। देखिए, डेल्टा जो है, नदियां डेल्टा बनाती हैं, याद रखिए। तो सबसे बड़ा डेल्टा, देखो नदी जब बहती है तो इस तरह से मिट्टी के दोहरे से बनाती चलती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है वो आपको याद रखना है। ये कौन सा है? ये
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। और याद रखना ये कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, और ये इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये भी याद रखिए, सुंदरवन, क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता है यहाँ, इसलिए इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये अपने बंगाल और बांग्लादेश इनके बीच स्थित है। ये उस भूमि में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। आगे देखिए, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि सबसे ऊंची जो सड़क है वो कौन सी है? तो ये अपने भारत में है, लेह मनाली जो मार्ग है, लेह मनाली जम्मू कश्मीर में, वो जो मार्ग है वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है, सबसे ऊंची सड़क है ये लेह मनाली मार्ग। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी, सबसे व्यस्तम जो व्यापारिक नदी, देखो इसमें दे दिया गंगा नहीं है, डेन्यूब नहीं है, पोटोमैक नहीं है, राइन नदी जो है ये बिल्कुल सही बात है, यूरोप की एक नदी है जो विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें जो व्यापारिक जहाज है वो गुजरते हैं। तो राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम ये नदी है, व्यापारिक नदी। अब देखिए इसके आगे अगला हमारा जो है 70 के बाद में 71वां जो प्रश्न है वो देखिए आप, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, और इसको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? देखिए अरब सागर की रानी, ये देखना आपने को, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो आपको याद करना, देखो वेनिस नहीं, कोचिन, कोचिन को कहा जाता है, कोचिन जो है उसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, कोचिन। तो ये आपको याद रखना है, कोची बोले या कोचिन, ये अरब सागर की रानी, यानी इसकी जो प्राकृतिक छटा है वो एक प्रकार से जैसे कोई सुंदर रानी सजी हुई हो, तो कोचिन जो है अरब सागर की रानी इसको कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप याद रखिए 2.41%, यानी ए वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.41% है, तो 2.4 इसने लिख दिया। और जनसंख्या में जो हमारा है वो आपको याद रखना है 17.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल हमारे पास मात्र कितना है 2.4% है। और भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां है, और सबसे बड़ा है वो रूस है, ये आपको याद रखना है, और भारत का 7वां नंबर आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? देखिए तटीय जो राज्य है उनकी संख्या 9 है, राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है कि तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो अपने उत्तर होना चाहिए 9। लेकिन इसने पूछा सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? तो गुजरात है। तो गुजरात का आपने देखा होगा इस तरह से, ये गुजरात वाला जो इलाका है ये कटा-फटा इलाका होने के कारण ये तटीय रेखा सबसे ज्यादा बनाता है, सबसे कम है गोवा, ये याद रखना, सबसे कम जो तटीय रेखा बनाता है वो गोवा है, और सबसे ज्यादा कौन सा है? गुजरात। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। इसके बाद है, निम्न में से किस राज्य की तटीय रेखा सबसे छोटी है? देखो दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए इसने, तो सबसे छोटी है गोवा। गोवा एक छोटा सा राज्य आपने देखा होगा, तो गोवा जो है इसकी सबसे छोटी जो है सीमा रेखा है, ये आपको याद रखना है, यानी तटीय सीमा रेखा। इसके बाद देखो अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। देखो ये आ ही गया क्वेश्चन, तो 7वां स्थान है, बिल्कुल पहला रूस का है, तो 7वां स्थान किसका है? भारत का है। 2.41% जो है हमारे पास विश्व का क्षेत्रफल है, और ये 7वां स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु आपको याद होना चाहिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए हम बता देते हैं कि भारत का जो है अपन देखते हैं इस तरह से, तो भारत का जो ये दक्षिणतम बिंदु है ये इधर जो है ये बंगाली खाड़ी है, और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे जो है वो इंदिरा पॉइंट बना हुआ है, तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगर उत्तरी बिंदु की बात करें तो आपको यह इंदिरा कोल, इंदिरा सबसे उत्तरी बिंदु जो वो इंदिरा कोल है, और दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, ये आपको अच्छे से याद करना है। इंदिरा पॉइंट जो है, तो उत्तर क्या हो गया? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और ये जो भूमध्य रेखा है, देखो भूमध्य रेखा आपने सुना होगा, जो पृथ्वी के बीच की रेखा है उससे 876 किलोमीटर दूर है, यानी हम भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। एक प्रश्न इसमें और भी आता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपको ये पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी मुख्य धरातल का
अगर इसमें वर्ड ये जोड़ दे मुख्य भूमि या मुख्य धरातल, तो मुख्य भूमि जो है ना हमारी, ये तो पानी में है जो आपका ये, और ये इस तरह, तो मुख्य भूमि जो नीचे है ना ये कन्याकुमारी, ये दक्षिणतम बिंदु होगा। उस समय इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, क्या होगा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का आजकल नाम है केप केमोरिन, केप केमोरिन नाम दे दिया इसका, ये याद रखना आपको। तो केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है किसको, कन्याकुमारी को। तो ये धरातलीय भूमि का मुख्य बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। जबकि धरातल या मुख्य भूमि कुछ भी नहीं दे तो हमें उत्तर करना है इंदिरा पॉइंट, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है भारत में। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। देखो इसका हमने एक सूत्र भी बनाया है, आप लिख भी सकते हो इसको, कि हमने सूत्र बनाया कि राम झा के 6 बंगु मित्र। तो इसमें आपको के को छोड़ देना, बाकी सभी को ले लेना है। तो राम झा के 6 बंगु मित्र। देखो रा से राजस्थान, मैं से आपको याद रखना है इसमें कि मध्य प्रदेश, जा से झारखंड, 6 से छत्तीसगढ़, बै से बंगाल और गै से गुजरात, मी से मिजोरम और तरह से त्रिपुरा। तो इस तरह से ये जो है ये वो राज्य हो गए जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो इससे आगे कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो अपना उत्तर क्या होगा, ये 8 राज्यों से होगा। भारत का प्रमाणिक समय नापा जाता है। देखो भारत का प्रत्येक देश का अपना एक प्रमाणिक समय होता है, एक से अधिक देशों का एक भी हो सकता है। भारत का जो प्रमाणिक समय है वो आपको याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि 82.5 इसमें है, 82.5 इसमें, 82.5 इसमें, तो 82.5 हमें याद रखना पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित देश है। तो पूर्वी देशांतर यानी 82.5 डिग्री। और ये जो प्रमाणिक समय है इसमें प्रश्न पूछा गया कि भाई कहाँ निर्धारित किया, तो एक स्थान का नाम है नैनी, और नैनी कहाँ, मिर्जा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद का आजकल नाम हो गया प्रयागराज। तो नैनी एक स्थान है जो मिर्जापुर तहसील में पड़ती है और इलाहाबाद जिला है ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से प्रयागराज हो गया अब इसका नाम। तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आगे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य देखिए कौन सा, अपना राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य। तो ये आपको याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। देखिए राजस्थान जो है सन 2000 में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उस दौरान राजस्थान अपने आप ही नंबर 1 आ गया। तो ये आपको याद रखना है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा, देखिए सबसे छोटा, अगर अपन एक बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा तो राजस्थान हो गया, और छोटा कौन सा हो गया, ये भी प्रश्न है। तो सबसे छोटा जो है वो गोवा है। कौन सा है, गोवा है। अब गोवा और सिक्किम में आपकी दिक्कत आ जाती है कई बार। तो सबसे छोटा राज्य जो है अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा गोवा है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें सबसे छोटा है सिक्किम। इसी तरह जनसंख्या में बड़ा देखें तो यूपी सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा, राजस्थान। तो इसको दोबारा देख लेना कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल में क्या है, गोवा है, और जनसंख्या में छोटा क्या है, सिक्किम। तो इस तरह से आप आसानी से इस चीज़ को याद कर सकते हो। तो ये आप भूलोगे नहीं कभी भी। तो ये देखिए, इससे आगे 80 के बाद में हम क्वेश्चन करेंगे 81वां क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुनिए। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, देखो आप ध्यान से। तो पश्चिम की ओर नदी देखो, ये भारत है, आपको अच्छे से याद है अच्छे से कि भारत का जैसे ये निचले वाला सिरा है, ये जो है हिमालय पर्वत है। तो इधर जो है वो बंगाली खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है, अरब सागर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इधर जो नदियाँ गिरती हैं वो पश्चिमी नदियाँ, इधर जो नदियाँ गिरती हैं वो पूर्वी नदियाँ। देखो अब इसमें दे दिया नर्मदा जो नदी है वो आपको पता है, गुजरात मध्य ये महाराष्ट्र में इधर नदी बहती है, मध्य प्रदेश में भी। ताप्ती ये गुजरात की नदी है। सोन नदी बिहार की नदी है। तो बिहार की जो नदी है ना, सोन नदी, और ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा अपना जल कहाँ गिराती है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी में।
तो इस तरह से सोन नदी, जिस ऑप्शन में सोन नदी है उसको निकाल दीजिए आप, ये पक्की बात है। सोन जिसमें है, जैसे 3 नंबर है तो 3 नंबर ये है तो ये बिल्कुल कट कर दो, इसमें भी 3 नंबर इसको कट कर दो, इसमें 1 2 4 इसमें भी 3 नंबर कट कर दो, जो बच गया है यानी सी ऑप्शन बच गया। दोबारा देख रहा हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि इसमें आ गया नर्मदा, 2 ताप्ती और चौथी साबरमती। यानी सोन नदी को केवल निकालने से हमारा प्रश्न सही हो गया, क्योंकि सोन नदी बिहार में बहती है और ये नदी गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी अपना पानी कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, ये देखिए कौन सी मिट्टी। तो इसमें देखो जलोढ़ दे दिया, काली दे दिया, लेटर। कपास वाली काली मिट्टी कपास की होती है, तो ये याद रखना है, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये अच्छे से आप याद कर सकते हो। तो कौन सी नदी आ जाएगा, कौन सी मिट्टी आ जाएगी, काली मिट्टी। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, देखो अवशिष्ट पर्वत, बचे हुए शेष। तो देखो अरावली दे दिया, सतपुड़ा दे दिया, कंचनजंगा, अनायमुड़ी। तो देखिए ये ऑप्शन में इसने अरावली सतपुड़ा दोनों ही दे दिए और दोनों ही सही है, ये याद रखना आप। अरावली भी अवशिष्ट पर्वत पे आप ये गूगल पर सर्च कर सकते हो, और सतपुड़ा भी, ये दोनों ही अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण मानते हैं। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, लेकिन इसको कुछ विद्वान अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। तो अरावली को भी रखते हैं और सतपुड़ा को भी रखते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन ये सही है। निश्चित रूप से दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, ये प्रिंट हो गया गलत। तो इस तरह से आगे देखेंगे हम। आगे देखिए, तो अवशिष्ट पर्वत के बाद में अपना प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही पेचीदा है, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न तो आता है दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, याद रखना ये बात, ये बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं लोग। और एक प्रश्न आता है दक्षिण भारत की गंगा। देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्न में अंतर है। देखिए दक्षिण की गंगा, अगर दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो आपको उत्तर देना गोदावरी, ये याद रखना, गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा कावेरी, ये याद रखना, कावेरी। ये बहुत ही प्रश्न जटिल प्रश्न है। दक्षिण भारत आ जाए तो आपको करना है कावेरी, केवल दक्षिण की गंगा आ जाए तो आपको उत्तर करना है क्या, गोदावरी। तो दक्षिण की गंगा पूछा है तो गोदावरी कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है। और गोदावरी को वर्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बुढ़ी गंगा, वर्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, किसको, गोदावरी को। ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, गंगा नदी है, याद रखना। और गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी भी है, राष्ट्रीय नदी भी है, और ये 2510 किलोमीटर है। देखो इतनी बड़ी लंबाइयों में कहीं 2500 किलोमीटर दे देते हैं, तो 2510 किलोमीटर यानी 2500 किलोमीटर लंबी ये नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, किसको, गंगा को। आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, इसमें उत्तर होगा जोग। जोग जो है वो याद रखना है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग या गरशोपा, याद रखना। ये जोग या गरशोपा जलप्रपात जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसमें ये शरावती नदी कर्नाटक में है। कहाँ, शरावती नदी कर्नाटक। तो इसमें जोग या गरशोपा, आप इसका महात्मा गांधी नाम कर दिया, महात्मा गांधी जलप्रपात नाम कर दिया जोग या गरशोपा का, याद रखना ये। आगे देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है भारत की सबसे बड़ी परियोजना ये, और ये याद रखना है तो बांध के रूप में बनाई है ये सतलज नदी पर। किस पर है, सतलज नदी। तो भाखड़ा और नांगल 2 बांध हैं, और इन दोनों बांधों को मिलकर भाखड़ा नांगल परियोजना, और ये सतलज नदी पर बनाई गई है, ये अच्छे से याद रखना, सतलज नदी। इसके बाद है हीराकुंड बांध किस नदी पर, हीराकुंड बांध, ये हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में है, तो महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड। कौन सा, हीराकुंड बांध क्या बनाया गया है, महानदी पर, आपको याद करना है। तो ये महानदी ओडिशा में बनाया गया बांध है। इसके बाद देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना, ये जो परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है, तो ये नर्मदा नदी पर बनाई। किस नदी पर, नर्मदा। और ये साँची परियोजना किसकी है, देखो ये आपको याद रखना है। तो ये राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, इस तरह से, और राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उनकी ये साँची परियोजना है। और गुजरात, देखिए एक मैंने सूत्र बनाया था, गुम राम, गुजरात, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, महाराष्ट्र, इनकी ये साझी परियोजना है, ये याद रखिए। ठीक है, तो गुम राम इस तरह से आपको याद भी रह जाएगा आराम से। तो ये साझी परियोजना है, इससे लाभान्वित होते हैं ये राज्य। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण वर्षा होती है? उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत जो राजस्थान है वो आ गया इसमें। तो इसमें देखिए लौटती मानसून बिल्कुल नहीं होती। लौटती मानसून जो वर्षा करवाती है वो तमिलनाडु के तटों पर करवाती है। इसमें जो उत्तर होगा वो होगा पश्चिमी विक्षोभों से। क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ। या तो उत्तर आ सकता पश्चिमी विक्षोभ, या इसको भूमध्य रेखीय चक्रवात भी कहते हैं इसको। तो ये अभी आपको पश्चिमी विक्षोभ बोलिए या भूमध्य चक्रवात से भी ये वर्षा होती, एक ही बात है। आगे देखो, तो क्या आएगा उत्तर? पश्चिमी विक्षोभ। आगे देखो, तो इसमें पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन हमारा वो देखिए आप ध्यान से। 91वां वाला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक वर्षा, देखो ये केवल भारत में नहीं, ये विश्व में। तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है माओसिन राम, ये मेघालय में पड़ता है, याद रखिए। पहले चेरापूंजी था, लेकिन चेरापूंजी से भी ज्यादा बरसात आजकल कहाँ होने लगी? मासिन राम मेघालय में है। और यहाँ गारो, याद रखना कहीं पूछा जाता है, गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियाँ हैं। और ये पहाड़ियाँ कीप आकार की हैं, कीप जैसी आकार की, इस तरह से आकार है। तो इसमें जब बादल आ जाता है तो हवा बिल्कुल रुक जाती है, इस तरह से बादल इसमें रह जाता है, यानी आगे नहीं बढ़ पाता और खूब बरसात होती है। तो कीप के आकार की पहाड़ियाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा वर्षा विश्व में, केवल भारत की बात नहीं कर रहे हम, विश्व में सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है? तो ये माउसिन राम मेघालय में होती है। आगे देखो, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? सबसे गर्म स्थान जो है वो आपको याद रखिए। यदि आपको देखिए इसमें सबसे गर्म जिला, तो सबसे गर्म जो जिला है वो कौन सा? देखिए तो अपने राजस्थान में नंबर आता है इसका। तो बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, अजमेर है, ये इसमें ऑप्शन दे दिया। तो सबसे गर्म जिला जो है वो अभी जो हाल ही में है वो बीकानेर को घोषित किया है सबसे गर्म जिला, बीकानेर। पहले जैसलमेर का नाम आता था। तो ये जैसलमेर, बीकानेर, इन दोनों में बारी बारी में, क्योंकि वर्ष भर का जो तापमान है उसके आधार पर ये रिकॉर्ड किया जाता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली उसको कहा जाता है लू। लूएं चलती हैं, गर्मी की ऋतु में लू चलती है, तो इसे गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला, सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। ये अरावली विश्व में प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है ये, और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है अरावली, और राजस्थान के बीचों बीच लगभग ये बीचों बीच गुजरती है अरावली पर्वतमाला, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो वो राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। याद रखना, उत्तर प्रदेश जो है वो एक ऐसा राज्य है जो भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इससे संबंधित मैंने ट्रिक से टॉपिक भी छोड़ा है कि इसका ट्रिक से याद हो जाए कौन कौन से राज्य वो लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और राजस्थान में भी आपको याद होगा, राजस्थान में एक जिला पाली, वो भी 8 जिलों से सीमा बनाता है, इस तरह भी याद रह जाएगा। और भारत के लिहाज से उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आगे देखिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा पहले भी आया था, सुंदरवन डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। तो ये बंगाल और बांग्लादेश के बीच स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में रबी की फसलों का चयन करें। रबी जो सर्दी की ऋतु में जो फसलें होती हैं उनको रबी की फसल कहा जाता है, याद रखना, सर्दी में। तो देखो, गेहूं बिल्कुल रबी की फसल है। इसके बाद मटर है, मटर भी जो है ये भी रबी की फसल है। मक्का ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद अरहर ये भी नहीं है। राई सरसों ये भी रबी की फसल है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें मक्का जिसमें है उसको निकाल दो, मक्का और अरहर जिसमें, यानी 3 और 4। तो इसमें पहले में देखो इसमें 3 और 4 इसमें काट रखा है, एक 3 और 4 इसमें भी है, ये भी नहीं है। 3 और 4 इसमें भी है। इसमें देखो मैं बताऊँ आपको, गेहूँ किसमें 1, 2 और 4 ना, 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, जिसमें 1, 2 और 5 है ना वो सही है। 1, 2 और 5 है पहले वाले में, इसका मतलब ये देखो ये काट रखा है, बीच का कोई अक्षर नहीं है। तो 1, 2 और 5 जिसमें है, यानी गेहूँ, मटर और राई,
तो गेहूं, मटर और राई जिसमें है ये ही क्या है, रबी की फसल है। आगे देखो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में खरीफ की फसलों को चुनिए। खरीफ जो गर्मियों की जो फसल है इसको सावणु फसल भी कहते हैं। ये देखिए धान बिल्कुल है, गन्ना भी है, अब देखो अरहर भी है, ज्वार भी है, बिल्कुल सही है, सारे के सारे हैं। इसमें आलू नहीं है, आलू सर्दियों में बोया जाता है। आलू जिसमें उसको निकाल दो और बाकी सही है। तो आलू कितने नंबर पर, 5 में। देखो 5 जिसमें है ये बिल्कुल गलत हो गया, 5 इसमें ये भी गलत हो गया, 1 2 3 4 और इसमें 1 2 4, तो इसमें गन्ना छोड़ दिया, यानी इसमें यह आएगा कि 5वां छोड़ दो तो 1 2 3 और 4, ये बिल्कुल सही है। इसमें ध्यान में रखना तुम्हें सी वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल। देखो ये ऑप्शन में क्या है कि एक छोड़ दिया इसने और इसमें सारे ले लिए, आलू को छोड़ा, तो आलू याद रखना है, आलू सर्दी में बोया जाता है। धान, गन्ना, अरहर और ज्वार ये सारी जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है 99 का, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत में रेशम सबसे ज़्यादा होती है कहाँ, कर्नाटक में होती है, याद रखना। विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम होती है चीन में, ये याद रखना, और भारत में कहाँ, कर्नाटक में, याद रखना। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम होती है। अगला क्वेश्चन हमारा वो देखो, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, केसर की क्यारी जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ, जम्मू कश्मीर में, तो इसको केसर की क्यारी कहा जाता है। अब देखो निम्नलिखित में से युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं, देखो ये क्रांतियों से संबंधित हरित क्रांति यानी खाद्यान्न निर्माण के लिए, खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए ये हरित क्रांति की शुरुआत की। हरित क्रांति के जनक जो है वह एम एस स्वामीनाथन भारत में और नॉर्मन बोरलॉग विश्व में माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग ये आप कर सकते हो याद। तो इस तरह से, और हरित क्रांति के लिए जो फसलें चुनी गई वो गेहूं चुनी गई और धान यानी चावल, ये फसलें चुनी गई। और हरित क्रांति जो है किसके समय हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, इंदिरा गांधी, जबकि योजना बनी थी ये लाल बहादुर शास्त्री के काल में योजना बनी थी। तो हरित क्रांति यानी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति, हाँ ऑपरेशन फ्लड, बिल्कुल सही है। दूध का बढ़ा देने के लिए क्रांति चलाई जिसका नाम दिया श्वेत क्रांति। इसके बाद है नीली क्रांति, बिल्कुल ये नीली जो क्रांति है ये समुद्र संबंधी यानी मत्स्य उत्पादन, बिल्कुल सही है। गुलाबी क्रांति ये गलत है, क्योंकि गुलाबी क्रांति जो है वो एक मछली है, झींगा मछली। कौन सी मछली है, झींगा मछली, झींगा मछली। तो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है ये, और ये मांस से नहीं है, मांस से आएगा लाल क्रांति। तो मांस से उतर आएगा किसका, लाल क्रांति। यदि आता है ये लाल क्रांति तो फिर आता है ये कि मांस उत्पादन से। तो गुलाबी जो क्रांति है वो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरह से आपका ये सही हो गया। अब देखो इससे आगे बढ़ते हम 101 के बाद में 102 जो क्वेश्चन है वो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, देखो इसमें दे दिया पहला पीसी कल्चर यानी पीसी फिश से ले लीजिए, फिशिकल्चर बोल दीजिए इसको आप, यानी लिखा तो ये पीसी होगा लेकिन आप इसको पढ़ जाइए फिशिकल्चर, फिश माने होते हैं मछली। तो फिशिकल्चर बिल्कुल सही है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है ये। तो फिशिकल्चर क्या हो गया, मत्स्य उत्पादन। सेरीकल्चर बिल्कुल सही है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से है सेरीकल्चर। इसमें रेशम के कीट पाले जाते हैं, अर्जुन और शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीट पाले जाते हैं और उन कीटों से जो है रेशम प्राप्त किया जाता है। अगला है एरोपोनिक केचुआ पालन, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि केचुआ पालन को कहा जाता है वर्मी कल्चर। क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर, ये याद रखिए, वर्मी कल्चर कहा जाता है किसको, केचुआ पालन को। एरोपोनिक क्या है, यह है हवा में सब्जी उगाना, हवा में सब्जियां उगाना, ये जो है एरोपोनिक है। आगे ओलेरिकल्चर आलू उत्पादन यानी सब्जी, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो उत्तर अपना आएगा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो बिल्कुल सही बात क्या है, एरोपोनिक यानी केचुआ पालन, क्योंकि केचुआ पालन वर्मी कल्चर होता है, ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखो सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है, सबसे उच्च कोटि का जो है वो मिलता है मकराना, ये याद रखना, मकराना सबसे प्रसिद्ध, मकराना नागौर का सबसे अच्छा संगमरमर, सफ़ेद बेदाग संगमरमर के लिए ये प्रसिद्ध मंडी है। मंडी किशनगढ़ अजमेर में है, लेकिन मकराना का जो संगमरमर प्रसिद्ध है। आगे देखो इसके बाद देखिए सर्वोत्तम कोटि का हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है,
तो इसमें देखो यूरेनियम झारखंड दे दिया, मोनोजाइट केरल, लिग्नाइट तमिलनाडु, पेट्रोलियम झारखंड। तो यूरेनियम के लिए बिल्कुल सही बात है, झारखंड बिल्कुल सही है। मोनोजाइट ये भी केरल भी सही है। लिग्नाइट ये कोयले के समय तमिलनाडु सही है। पेट्रोलियम झारखंड गलत दे रखा है, यानी पेट्रोलियम जो है ना वो बॉम्बे हाई। तो ये आपको याद रखना है कि बॉम्बे हाई जो है ना, बॉम्बे हाई वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। बॉम्बे हाई ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। आगे देखो, इसमें अगला क्वेश्चन हमारा 105वां, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है। देखिए रोजगार की दृष्टि से दो ही बड़े उद्योग है, एक तो रेलवे और एक सूती वस्त्र उद्योग। तो बिल्कुल सही है, सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे बड़ा उद्योग है रोजगार की दृष्टि से, तो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। और जो अपना रेलवे है वो भी 2 नंबर पर आता है। पहले नंबर पर तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो भारत में 1 नंबर पर है, जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो इसमें दे दिया लोकोमोटिव, लोकोमोटिव। तो ये जो है ये जो रेल के डिब्बे वाराणसी बिल्कुल सही है। रेल डिब्बा कपूरथला, विद्युत इंजन चितरंजन, मोटर कार पटना। तो इसमें लोकोमोटिव वाराणसी बिल्कुल सही है, रेल डिब्बा कपूरथला सही है, विद्युत इंजन चितरंजन। मोटर कार जो है ये पटना में नहीं है, क्योंकि पटना जो वो शीशा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पटना किसके लिए? शीशा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आ जाएगा इसमें उत्तर, यानी नहीं है। तो अपना उत्तर क्या हो गया? मोटर कार वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। ठीक है, अब देखो तो मोटर कार ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं हम। 106 के बाद में 107वां जो क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग। बहुत अच्छी बात है ये, सबसे लंबा राजमार्ग। देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं जो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये चेंज हो चुके हैं, ये पुराने प्रश्न आए हुए हैं। तो याद रखना, सबसे जो बड़ा है वो 44, सबसे बड़ा जो है 44 है, और सबसे छोटा जो है वो 47A है। ये याद रखना, सबसे छोटा 47 है, सबसे बड़ा 44 नंबर N है। 44 सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी है। ये एर्नाकुलम केरल में आता है। ये 6 किलोमीटर 47 है, और ये जो है ये सबसे बड़ा राजमार्ग है। कौन सा? 44। अब देखो इसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर, तो बांदीपुर ये याद रखना, बांदीपुर है कर्नाटक में। कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर। तो इसमें आप देखिए बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, ये कौन सा प्रश्न है? 1 मिनट देखते हैं। 108वां क्वेश्चन हमारा ये भूगोल सर्वोत्तम, इसमें 108 बांदीपुर कर्नाटक है। और इसमें एक बात ध्यान में और रखना है इसमें कि हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। किसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बांदीपुर कर्नाटक में। तो बांदीपुर कहाँ है? आपको याद रह जाएगा कि हाथियों को बांध के रखा जाता है। तो क्या जाएगा? कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। आगे देखिए इसमें अगला क्वेश्चन जो है 109वां जो हमारा क्वेश्चन वो देखिए आप क्या है। इसमें निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको सुमेलित नहीं है वो देखना। देखो उत्तर रेलवे नई दिल्ली, ये तो सही है बिल्कुल, नई दिल्ली बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिम रेलवे देखो, इसके बाद है मध्य पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिल्कुल सही है। मध्य रेलवे ये तो पूर्व मध्य रेलवे है, ये मध्य रेलवे मुंबई ये भी सही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ये बिल्कुल गलत है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो है अपने जयपुर राजस्थान में। तो जयपुर में जो है इसका उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। तो इस तरह से इसमें उत्तर हो गया उत्तर पश्चिम रेलवे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन अपना, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र। ये देखिए आप, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो देश का प्रथम जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी। 1986 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया, नीलगिरी को। तो ये याद रखना, नीलगिरी जो पश्चिमी घाट है उसको पूर्वी घाट से जोड़ने वाली नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये याद रखना नीलगिरी। ठीक है, इसके बाद है कौन सा अभ्यारण्य शेर के लिए शेर के संरक्षण के लिए, शेर के लिए, तो जो शेर है उसके संरक्षण के लिए गुजरात में है गिर अभ्यारण्य। यहाँ गिर जो भारतीय शेर है, बब्बर शेर, वो यहाँ पाए जाते हैं। तो गिर अभ्यारण्य में ये पाए जाते हैं।
तो इसमें शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा गया। सूती वस्त्रों की राजधानी जो है वो मुंबई है। कौन सी है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई। अब देखो इससे संबंधित बता रहा हूँ आपको कि सूती वस्त्रों के लिए एक तो आ जाए भारत का मैनचेस्टर, अगर मैनचेस्टर आ जाए तो अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात करना है। अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आ जाए तो कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु। उत्तर भारत का जाए तो कानपुर, राजस्थान का जाए तो भीलवाड़ा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और सूती वस्त्रों की राजधानी आ जाए तो मुंबई करना है। ठीक है, आगे देखो, तो इसमें उत्तर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन अपना वो देखिए 113वां जो क्वेश्चन है वो देखो, भारत का पीट्स वर्ग, भारत का पीट्स वर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो देखिए भारत का जो पीट्स वर्ग है वो कहा जाता है, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध स्थान है। पीट्स वर्ग जर्मनी का एक क्षेत्र है जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जमशेदपुर झारखंड को, जमशेदपुर झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। तो जमशेदपुर झारखंड को भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है, यानी लोहे का सबसे ज्यादा काम होता है, यहाँ कंपनियां लगी हुई है जमशेदपुर झारखंड में। अगला है प्रश्न, भारत का डेट्राइट के नाम से विख्यात। देखो डेट्राइट जो शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है, आपको याद रखना है कि उसके लिए डेट्राइट कार वगैरह बनाने के लिए। तो पीथमपुरा जो दिल्ली में है वो भी यही काम करता है। तो पीथमपुरा को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? पीथमपुरा दिल्ली। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, ये आपको याद रखना है। क्या उत्तर हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, पीथमपुरा। आगे देखो, बिहार का शोक के नाम से कौन सी नदी विख्यात है? यानी कुख्यात है, कुख्यात, विख्यात नहीं, कुख्यात है। तो ये है बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। और कोसी नदी एक ऐसी है जो कोस कोस पर मार्ग बदल लेती है। मार्ग बदलने के लिए ये भी कुख्यात है, यानी हर बार ये मार्ग बदल लेती है। तो ये इसके जितने भी बांध बनाए गए इसकी बाढ़ को रोकने के लिए वो सारे असफल होते जा रहे हैं, क्योंकि हर कोस पर ये मार्ग बदल लेती है। तो बिहार का शोक है, किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? देखो स्वांगला कहाँ की जनजाति है? तो स्वांगला जो है वो एक जनजाति है, कहाँ की है? पंजाब की जनजाति। कहाँ की है? पंजाब की। याद रखना स्वांगला, स्वांगला कहाँ की जाति है? पंजाब की। आगे देखो, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? दिसपुर, दिसपुर जो राजधानी है वो किसकी है भाई? ये आपको जैसे आपको बताऊं, नागालैंड की कोहिमा है, असम की है दिसपुर। क्या है? असम की क्या है? दिसपुर। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि राजधानी असम की दिसपुर है। गोवा की आपको पता है पणजी, और सिक्किम की क्या है? गंगटोक। तो ये भी आपको याद हो जाए, नागालैंड कोहिमा, असम की दिसपुर, गोवा की पणजी और सिक्किम की गंगटोक। तो इस तरह से आपको याद हुआ। आगे चलते हैं हम, अब समापन की ओर है अपना। थोड़े क्वेश्चन बचे अपने, देखिए 117 क्वेश्चन है। मैं इसमें 123 क्वेश्चन थे, कुछ इसमें काट दिए, लिखवाए 123 थे। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये पेपर पूरा हुआ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और ये पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वैसे अगला जो क्वेश्चन है मैं बता सकता हूँ कि मैंने जो 17 के बाद में जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके बाद 1 मिनट क्वेश्चन बचने चाहिए। अरे आ ही गए क्वेश्चन, आ गए, समापन कर भी दिया लेकिन क्वेश्चन अपने आ गए। तो देखो, निम्न कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? देखो कृष्णा है, 1 मिनट, तो कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें डेल्टा नहीं बनाती है वो नदी, देखो आपको नर्मदा और ताप्ती, 2 नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। याद रखना, बस ये याद कर लीजिए कि नर्मदा नदी, एक तो नर्मदा और एक नदी है ताप्ती नदी, ताप्ती। ये 2 नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और इसके बाद है भारत की सबसे बड़ी झील। तो भारत की सबसे बड़ी झील आप याद रखिए, अगर खारे पानी की पूछे तो आपको चिल्का झील कर देनी है, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील करनी है तो वुल्लर झील कर देना है। तो सबसे बड़ी झील कौन सी हुई? वुल्लर झील है, इसमें याद रखना। खारा जब तक नहीं दे आपको वुल्लर ही करना है। इसके बाद भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की नहीं है, विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है कौन सी नदी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो नहर है ये पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा करने का काम कर रही है। तो ये जो नदी नहर है सबसे लंबी नहर है, याद रखना।
भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण, तो बहुउद्देशीय यानी एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो ये नदी दामोदर नदी पर प्रथम जो बहुउद्देशीय योजना दामोदर, ये 7 जुलाई 1948 की बात है, याद रखना। इसके बाद देखिए, तो पहली परियोजना ये हो गई। और अंतिम जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, सोने का रेशा किसे कहा जाता है, सोने का रेशा। तो देखो इसमें दे दिया कपास, बिल्कुल नहीं जाता, इसको सफेद सोना कहते हैं। सोने का रेशा कहा जाता है किसको, जूट को। किसको कहा जाता है, जूट जो है वो सोने का रेशा कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से अपना ये वीडियो पूरा हुआ और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।